नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। इसमें जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जिस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस 2020 का प्रश्न है, ठीक है। तो चंद्रमा की त्रिज्या अगर किलोमीटर में बात करो तो आपको पता होगा 1740 लगभग है, ठीक है। कितनी है, 1740। लेकिन आपको यहाँ पर मीटर में बताना, तो यहाँ पर 1.74 गुणे 10 की पावर 6 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, तो वो पी तरंगे है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भूकंप सतही तरंगे पूछे तो वो एल तरंगे हो जाएगी। कौन सी, तो सतही, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, ये सतही तरंगे कौन सी हो जाएगी, तो वो एल तरंगे, सतही तरंगे हो जाएगी। और अनुदैर्घ्य तरंगे कौन सी है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे ऑप्शन नंबर बी पी तरंगे, ठीक है। कौन सी, पी तरंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी चट्टान पानी में तैरती है, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2021 का प्रश्न है, कौन सी चट्टान पानी पे तैरती है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो कौन सी चट्टान पानी पे तैरती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अलका पत्थर, जो कि पानी पे तैरता है, ठीक है। कौन सा, अलका पत्थर। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि कौन सी चट्टान पानी में तैरती है, तो वो अलका पत्थर तैरता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है। यानी जो आप आजकल जो रेडियो में हम कुछ भाषण वगैरह सुनते हैं ना, उसमें कौन सी परत मदद करती है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न, ठीक है। तो कौन सी मंडल है जो रेडियो संचार में मदद करती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ताप मंडल जो रेडियो संचार में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में इनके बारे में बता दिया था कि कौन सी मंडल कहां क्या होती है, सारा बताया था, ठीक है। आपको पता होगा कि यहां पर जो समताप मंडल दिया है, इसमें क्या होता है, तो इसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं समताप मंडल में। अगर आपको यहां पर प्रश्न पूछे कि मौसम जैसी घटनाएं कहां पर होती है, तो वो क्षोभ मंडल में होती। ये भी आपको मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था, ठीक है। तो आपको अगर पूछे कि यहां पर एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है, तो ये समताप मंडल में उड़ता है। और क्षोभ मंडल में क्या होता है, यहाँ पर मौसम जैसी घटनाएं होती, ठीक है। कौन सी, मौसम घटनाएं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि कौन सी पवन डॉक्टर पवन कहलाती है। यानी कि कौन सी हवा डॉक्टर हवा कहलाती है। कौन सी पवन डॉक्टर पवन कहलाती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये एनडीए 2024 का प्रश्न है। तो कौन सी पवन डॉक्टर पवन कहलाती है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आपको ये प्रश्न का उत्तर पहले से पता था, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो कौन सी पवन डॉक्टर पवन कहलाती है, तो वो हरमनटन पवन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर पवन कौन सी कहलाती है, तो हरमनटन पवन डॉक्टर पवन कहलाती है। बाकी अगर आपको बाई चांस से एक और प्रश्न पूछ ले कि कौन सी पवन रक्त का वर्षा कहलाती है, रक्त का वर्षा, तो वो सिरको पवन कहलाती है। ये कौन सी, सिरको पवन रक्त का वर्षा कहलाती है। रक्त का वर्षा कैसे, ये क्या करती है, रेगिस्तान में लाल मिट्टी को उड़ा के ले आती है, और जब बारिश होती है तो वहां पर पानी कैसा हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। तो उससे ही उस पवन को भी क्या करते, सिरको पवन को रक्त का वर्षा कहते हैं, यानी कि लाल लाल पानी गिरता है। तो वो कौन सी पवन कहलाती है, सिरको पवन रक्त का वर्षा। और डॉक्टर पवन कौन सी, तो डॉक्टर पवन हरमनटन है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मीठे पानी की झील नहीं है। यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील जो मीठे पानी की झील नहीं है, ये आपको बताना, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। तो भारत की मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पुलकिट यानी कि पुलिकट झील, ये मीठे पानी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो
पहली कौन सी ये मुझे कमेंट करके बताना है। पुलिकिट झील ये खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो पहली आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर यहाँ पर बात करूँ पुलिकिट झील कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। याद रखना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। पुलिकट, ठीक है, ये कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। भीमताल कहाँ की है, तो ये उत्तराखंड की है। यहाँ पर लोकटक की भी खा मतलब ये मीठे पानी की है, ठीक है। लोकटक ये कहाँ की है, तो ये हमारी मणिपुर की है। और नैनीताल कहाँ की, तो ये भी हमारी कहाँ की है, तो ये नैनीताल और ये दोनों की दोनों कहाँ की है, तो ये हमारी उत्तराखंड की, ठीक है। कहाँ की, उत्तराखंड की। भीमताल और नैनीताल उत्तराखंड की है। लोकटक ये हमारी मणिपुर की है। और पुलिकट हमारे कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। और ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली कौन सी आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ किन खनिज संसाधनों में समृद्ध है, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ किन खनिज संसाधनों से समृद्ध है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ये एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपको पता है कोयले का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर खनिज कौन सा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि ऋग्वेद किस भाषा का सबसे पहला नमूना है। अब ऋग्वेद आपको पता है सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। सबसे प्राचीन यानी कि पहला वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस भाषा का सबसे पहला नमूना है। वैसे मैंने ये भी बताया था आपको कि सबसे कितने वर्ष पहले का है, तो 3500 वर्ष पहले का। ये मैंने आपको बताया था कल वाले प्रैक्टिस सेट में कि कितने वर्ष पहले का है, तो ये 3500 वर्ष का पहले का, ठीक है। कितने, 3500 वर्ष पहले का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि किस भाषा का सबसे पहला नमूना है, तो ये इंडो यूरोपीय भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। इंडो यूरोपीय भाषा का है पहला नमूना है, ठीक है। ऋग्वेद किस भाषा का पहला नमूना है, तो आपको याद रखना है इंडो यूरोपीय भाषा का पहला नमूना है, ठीक है। यह हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखिए एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, यानी कि बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको खुद से भी प्रश्न को सोचना है कि इसका आंसर ये हो सकता है, खुद से भी लगा के देखना है, ठीक है। लास्ट में मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आपको इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं वो सारे के सारे मिक्स प्रश्न, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके का हो गया, आपको साइंस का हो गया। तो यहाँ पर आपको मिक्स देखने को मिलेंगे जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो वो सांची स्तूप है, ठीक है। कौन सा, सांची स्तूप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सांची स्तूप, ठीक है। ये बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूप है, कौन सा, सांची स्तूप। अब ये कहाँ पर है, तो आपको पता होगा ये एमपी में है। कहाँ पर, ये एमपी में है, तो ये भी याद रखना कहाँ पर है, एमपी में है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है, यानी कि सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है, ये गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो पहला अभिलेखीय कहाँ पर मिला, तो ये भी मध्य प्रदेश में मिला था, एमपी में मिला था। कहाँ पर, मध्य प्रदेश, एमपी में मिला था गुप्त काल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, यानी कि पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया, तो पानीपत की काबुली बाग का मस्जिद ये बाबर ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, यानी कि किसके बीच लड़ी गई थी, यह हमें प्रश्न पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न, ठीक है। यहां से आपका भी 3 प्रश्न यहां पर कंफर्म हो जाएंगे। कैसे, देखिए प्रश्न में सबसे पहले क्या पूछा है, प्रश्न पूछा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, यानी कि किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये जो तीसरी लड़ाई है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई, ठीक है। यहां पर देखना
यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब ये कब लड़ी गई थी, अगर आपको यहाँ पर सन पूछे तो 1761। कब लड़ी गई थी, ये 1761 में लड़ी गई थी, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर ये पूछे कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, मतलब पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच और कब लड़ी गई थी, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ये कब लड़ी गई थी, तो ये 1526 में लड़ी गई थी। कब, 1526 में लड़ी गई थी, ठीक है। कौन सी, तो पानीपत की पहली, ठीक है। ये पहली है, ये पहली है, ठीक है। अब दूसरी की बात करें तो दूसरी जो लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। तो ये कब लड़ी गई थी, तो ये तो पहली वाली 1526 और दूसरी वाली 1556 में। कब लड़ी गई थी, 1556 में, ठीक है। और तीसरी कब लड़ी गई थी, तो 1761 में। ये तीनों याद रखना। ये कौन सी है, तो ये पहली है। ये कौन सी है, तो ये हमारी दूसरी है। और ये कौन सी है, तो ये तीसरी है, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी 1761, तो पहली 1526 किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद दूसरी अकबर और हेमू के बीच 1556 में। और तीसरी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब अंग्रेजों द्वारा किया गया था, यानी कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है अमृतसर में। तो ये एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कब, तो बैसाखी के दिन। अगर आपको इसका दिन पूछे तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि कौन सा युद्ध 1528 में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको मैं 4 प्रश्न क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2024 का प्रश्न। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा युद्ध 1528 में हुआ। तो यहाँ पर 1528 में तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग हुए थे, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पानीपत का युद्ध पता होगा। अभी मैंने जस्ट बताया था कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो आप कहोगे 1526 में हुआ। कब हुआ, तो 1526 में। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर 1526 में ये पहला युद्ध हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर खानवा का युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो खानवा का युद्ध यहाँ पर 1527 में हुआ, ठीक है। कब हुआ है, ये 1527 में हुआ है। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो ये 1528 में हुआ। कब हुआ है, ये 1528 में हुआ। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। और घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो ये 1529 में हुआ। कब हुआ है, तो यहाँ पर 1529 में। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सभी की डेट कैसे याद रखना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी देसी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो कौन सा युद्ध 1528 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध तो पता होगा 1526। यहाँ पर पानीपत का ये वाला जो प्रथम युद्ध है तो आपको 1526 पता होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526। अब मान लो आप किसी के घर आए, ठीक है। मान लो आप मेरे घर आए, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जांपल मेरा ही लेता हूँ। मान लो आप मेरे घर आए, तो मेरे घर आए तो पहला तो याद रखना क्या करोगे, जैसे ही मेरे घर आओगे तो मैं आपको क्या करूँगा, पानी दूंगा। तो पानीपत का युद्ध यहाँ पर याद रखना 1526, ठीक है। जैसे ही मेरे घर आप आओगे, जहाँ पर मैं आपको भी बना देता हूँ, जैसे ही आप मेरे घर आओगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मेरे घर आओगे आप, तो मैं आपको सबसे पहले क्या करूंगा, पानी दूंगा, ठीक है। तो 1526 पानीपत का युद्ध। उसके बाद पानी देने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको खाना खिलाऊंगा। तो खाना खिलाना मतलब खानवा का युद्ध। पानी पिलाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद क्या करूंगा, आप मेरे घर आए तो खाना खिलाऊंगा। पहले मैं आपको पानी दूंगा, फिर मैं आपको क्या करूंगा, खाना खिलाऊंगा। तो खानवा के युद्ध 1527, ठीक है। खानवा के युद्ध 1527। अब आपने खाना खा लिया, मेरे घर आके आपने खाना खा लिया। खाने के बाद फिर आप क्या करोगे, आप फिर चले जाओगे अपने घर। कहाँ, मतलब फिर आप चले जाओगे। सबसे पहले तो आपको मैं पानी पिला दूंगा। पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर बैठेंगे। उसके बाद आपको मैं खाना खिलाऊंगा, मतलब खानवा का युद्ध 1527। और खाना खिलाने के बाद आप चले जाओगे, मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है। अब चले जाओगे तो कहाँ पर चले जाओगे, तो आप कहोगे हम घर चले जाएंगे। तो घर चले जाओगे, आपके घर चले जाओगे तो घाघरा का युद्ध 1529 में, ठीक है। तो ये 4 आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर पानीपत का 1526 अगर अच्छे से याद रखोगे तो यहाँ पर आपको ये तीनों भी इसके साथ याद हो जाएंगे, जिसे मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, ठीक है। सबसे पहले आप पानी पियोगे मेरे घर तो 1526, फिर खाना खाओगे 1527, फिर मतलब चले जाओगे तो 1528, फिर घर चले जाओगे तो 1529, ठीक है। तो ये घाघरा, चंदेरी, खानवा, ये पानीपत आपको यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। हो सके तो इस वीडियो को एक बार पीछे करके वापस से और सुन लीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे।
अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। कब, 1946 में की गई थी, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछ ले कि भारत की संविधान सभा की स्थापना तो आपको पता है कि 1946 में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि भारत का संविधान कब तैयार हो गया था, ठीक है, कब तैयार हो गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, ठीक है। अब लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दोनों की दोनों आपको पता होगा। तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ठीक है। ये तो दो बात भी याद रखना। और यहाँ पर इसकी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1946 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा था, यानी कि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा था, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 का प्रश्न, ठीक है। तो अर्धसंघात्मक किसने कहा था भारतीय संविधान को, तो ये केसी वेयर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य किसके समान है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है इसकी शक्तियां और कार्य किसके समान है, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी एमटीएस 2019 का प्रश्न, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ले लिया हूं कि जैसे भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, उसकी शक्तियां और कार्य किसके समान है। ऑप्शन में दिया अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, या फिर चीन के राष्ट्रपति के समान, या फिर तुर्की के राष्ट्रपति के समान, या ब्रिटेन के महारानी के समान, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य किसके समान है, ये ब्रिटेन की महारानी के समान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना, ये ब्रिटेन की महारानी के समान है, कार्य और शक्तियां दोनों की दोनों ब्रिटेन के महारानी के समान है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी जो हम संविधान संशोधन करते हैं तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान संशोधन से संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो भाग XX को या भाग 20 को, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, भाग 20, ठीक है। ये क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग XX यानी कि रोमन भाषा में इसे क्या कहते हैं, 20 कैसे, ठीक है, यानी कि रोमन गिनती में से क्या कहते हैं, 20 कहते हैं। तो भाग 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है, यानी यहाँ पर शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है, ये हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। एसएससी फेस 2024 का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ या प्रतिज्ञान का रूप उल्लेखित है, ठीक है। तो आपको पता है टोटल कितनी अनुसूचियां, तो आपको पता है 12 अनुसूचियां, ठीक है। ये तो आपको याद होगा। चलो मैं इसको एक ट्रिक से आपको पहले याद कराता हूं, फिर इसका मैं सही जवाब आपको बताता हूं, ठीक। इसको एक ट्रिक से याद करवाता हूं। तो यहां पर अब ट्रिक को अच्छे से समझना। सबसे पहले हमारे पास यहां पर टोटल हमारी क्या है, 12 अनुसूचियां, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 12 अनुसूचियां, ठीक है। बस आपको यहां पर 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली अनुसूची से हम काम करते हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहती है कि राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की सूची। अब यहां पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसको दिल पर मत लेना, बस मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझाने के लिए, याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद को लेना, जैसे आप खुद हो, ठीक है। तो सबसे पहला आप खुद हो, मतलब भारत में, तो आप कहाँ पर हो, तो राज्यों में हो। कहाँ पर, राज्य में, ठीक है। आप किसी भी एक राज्य में हो, ठीक है। पहली बात तो आप किसी भी एक राज्य में हो, और किसी भी एक राज्य में क्या करोगे, आप नौकरी लोगे, ठीक है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों, एक नौकरी लेने के लिए। अब जरूरी नहीं कि नौकरी आपके ही राज्य में मिल जाएगी, किसी की भी राज्य में मिल सकती है। जैसे अगर आप यूपीएससी हो तो आपको बिहार में भी करना पड़ सकता है, एमपी में भी करना पड़ सकता है। तो पहली अनुसूची क्या कहती है, राज्य व केंद्र शासित राज्यों की सूची। तो पहली वाला क्या है, तो राज्य का है, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की सूची, पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों व केंद्र शासित राज्यों की सूची, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक नौकरी ले लिया। क्या करा आपने, एक नौकरी ले लिया किसी भी राज्य में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको अगर नौकरी ली है तो आपको नौकरी लेने के बाद क्या मिलेगा, तो आपको पेंशन, वेतन, भत्ता वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो दूसरी अनुसूची मतलब दूसरा पॉइंट है क्या है कि आपने पहले तो नौकरी किया किसी राज्य में, अब नौकरी करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको पेंशन व भत्ता या वेतन वगैरह ये चीज़ें मिलेगी। तो दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है, ठीक है। किसका, तो पेंशन व वेतन भत्तों का विवरण, तो इसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में, ठीक है। पहली में राज्य का है, यानी कि आपने राज्य में नौकरी की। दूसरी में आपको क्या मिला, तो नौकरी करने के बाद आपको पैसा मिला। इतना क्लियर है, दो बात। अब तीसरी,
अब पैसा मिलने के बाद आपके पास बहुत सारे पैसा आ गए, ठीक है। मान लो आपने अच्छे खासे पैसे कमा लिए उस नौकरी से। अब पैसे कमा लिए तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग करने का पावर वाली बात आएगी फिर आपको कि मैं और कुछ अलग करूं, ठीक है। आपने थोड़ा सा क्या कि खून उबलेगा कि मुझे और कुछ अच्छा सा करना है, मुझे पावर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप एक अलग से शपथ ले लोगे, भाड़ में जाए एक शपथ लोगे। शपथ का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये हमारी तीसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी यानी कि तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। जैसे यहाँ पर अभी प्रश्न जो था ना हमने अभी देखा था, उसी का ये शपथ का उल्लेख किस में, तीसरी अनुसूची में। शपथ शब्द आया तो वो तीसरी में हो जाएगा। तो आपने क्या करा, आपको पैसे मिल गए, फिर आपको शपथ ले लिया, ठीक है। अब शपथ लेने के बाद आप क्या करोगे, अब आप शपथ ले लिया तो पैसे अच्छे खासे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर पैसे अच्छे से कमाना हो तो हमें एक मतलब नेता में उतरना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसके बाद मतलब कोई सा भी एक मतलब राज्यसभा का कोई सा भी एक नेता बनने के लिए सोचोगे, ठीक है। क्योंकि आप छोटे मोटे नेता तो बनोगे नहीं, कौन सा, राज्यसभा का। तो राज्यसभा में सीटों का विवरण किस में है, तो वो चौथी अनुसूची में, ठीक है। कौन सी, चौथी में। अब आपने मान लो राज्यसभा में कोई सा एक नेता बन भी गए तो आप फिर क्या करोगे, सबसे पहला तो ये कि ST SC पे काम करोगे। ST SC पे आप क्या काम करोगे कि मैं ST SC को सबसे पहले तो अपने काबू में लेता हूँ, ठीक है। बस मैं यहाँ पर नॉर्मल से याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा समझदार होते नहीं है। अब ST SC को काबू में लिया तो पांचवी अनुसूची क्या कहती है, ST SC की का नियंत्रण, ठीक है। तो अब यहाँ पर पांचवी अनुसूची ST SC का आ जाता है। अब उसके बाद अब आपने ST SC को तो अपने उसमें कर लिया, वश में कर लिया मान लो। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास और आपको और लालच आएगी, क्योंकि आप एक नेता हो तो नेता को तो लालच आती है। तो लालच आएगी तो आप क्या करो, मैं तो और भी अलग 4 राज्यों में जाता हूँ और उस टाइम में भी क्या करता हूँ, उन जनजातियों पर प्रशासन लागू करता हूँ। तो यहाँ पर जो छठवीं अनुसूची क्या कहती है, ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजातीय प्रशासन करती है, ठीक है। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो छठी अनुसूचियों में 4 राज्यों का। अब सातवीं में आपने क्या करा, ST पे काबू कर लिया आपने, अदर से 4 स्टेट पे भी सब कुछ कर लिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, एकदम से एकदम पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर संघ व राज्यों के बीच शक्तियाँ का बंटवारा ये किस में है, तो ये 7वीं अनुसूची में, क्योंकि आपके पास भी शक्ति आ गए, ठीक है। तो ये शक्ति वाला 7वें में है। अब शक्ति आने के बाद फिर आप क्या करोगे, आपके पास बहुत पावर है तो आप किसी की भी भाषा का यूज कर लोगे, किसी के भी कुछ भी गालियाँ दे लोगे, कुछ भी कर लोगे, क्योंकि आपके पास पावर है। तो भाषा मतलब भाषा का उल्लेख किस में है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। किस में, 8वीं अनुसूची में है। और कितनी भाषा का, तो आपको यहाँ पर बता देना 22 भाषा का है, ठीक है। 22 भाषा का उल्लेख। तो आपने भाषा का भी यूज कर लिया। अब भाषा का यूज क्यों करोगे, तो किसी की संपत्ति, भूमिगत, इसका संपत्ति को इधर उधर करने का, अधिग्रहण करना, अधिकार, संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण करने के लिए आप भाषा का यूज करोगे, क्योंकि किसी को भी आप धमका डरा के कोई भी किसी की भी संपत्ति ले लोगे, ठीक है। तो भूमिगत सुधार हो गया, संपत्ति में अधिकार हो गया, ये 9वीं अनुसूची में आ जाएगा, ठीक है। किसमें, 9वीं में। अब 9वीं अनुसूची में आने के बाद फिर आप क्या करोगे, आपने भूमिगत या कोई भी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। अब क्या करोगे, आप दल बदल, इधर उधर उसको इसको बदलोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो पहले ही पावर है। तो दल बदल का प्रावधान किस में है, तो ये 10वीं अनुसूची में, ठीक है। अब दल बदल किया और फिर भी अगर नहीं मानते हैं लोग तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास पावर है तो पंचायत राज्य का उल्लेख, यानी कि आप पंचायत बिठाओगे, ठीक है। आप गाँव में क्या करोगे, पंचायत बिठाओगे और सबको सुधारने की कोशिश करोगे, इधर उधर दल बदल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। दल बदल के बाद पंचायत बिठाओगे। तो पंचायत राज्य का उल्लेख किसमें है, तो ये 11वीं अनुसूची में और 12वीं में। अगर आपको पंचायत से भी अगर ऐसा समझौता नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, नगर निगम का उल्लेख, यानी कि नगर निगम का उल्लेख किसमें, 12वीं में। तो आप फिर नगर निगम द्वारा क्या करते हैं, उनका मकान तोड़वाना, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजें कर लेते हो, ठीक है। ये टोटल ये 12 अनुसूचियां हैं, आपको इस तरीके से याद रखना। चाहो तो वीडियो को पीछे करके वापस से एक बार और सुन लेना है, ठीक है। अब हम उस प्रश्न का जवाब देते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द क्या है, शपथ आया। तो शपथ आपको पता है, सबसे पहले आपने किसी राज्य में नौकरी किया, नौकरी करने के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो दूसरी अनुसूची में क्या हो गया, वेतन भत्ता हो गया। पहले में राज्य में नौकरी किया मतलब पहली अनुसूची, और तीसरे में फिर पैसा आने के बाद आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि हम फिर शपथ ले लेंगे, तो तीसरी अनुसूची सूची यानी कि तृतीय अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। तो इतना आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। अब हमें यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। प्रश्न करें कि नृत्य और उसके मूल राज्य के गलत संयोजन का चयन करें, मतलब नृत्य और उसके मूल राज्य के गलत संयोजन का चयन करें, ठीक है। SSC CHSL 2024 का प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कथकली केरल, ये तो सही है, कथकली केरल में है, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये भी सही है। मोहिनीअट्टम असम का है, नहीं ये केरल का है, ठीक है। ये कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम ये केरल का है, कहाँ का, यहाँ पर ये केरल का है। फिर यहाँ पर देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गलत का चयन करना था, तो गलत कौन सा है, तो आपको यहाँ पर गलत हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे।
अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है। नृत्य शैली से प्रश्न आपको एक देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं हर प्रैक्टिस सेट में नृत्य शैली से एक प्रश्न उठाकर ला रहा हूँ, ठीक है। तो नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है। तो ये कथक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कथकली कहाँ का है, तो अभी बताया था केरल का है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। तो ये चारों के चारों इनके राज्य भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है। गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीपीओ 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, तो ये ईसाई धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि रंगास्वामी कप है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दही का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दही का पीएच मान कितना होता है। एसएससी सीएचएसएल टीयर सेकंड का प्रश्न 2024 टीयर 2 का, ठीक है, 2024 का है। तो ऑप्शन में दिया 7 से अधिक, तो 7 से अधिक तो हो नहीं सकता है क्योंकि दही तो वैसे ही खट्टा होता है। उसके बाद लगभग 7, तो ये भी हम नहीं ले सकते। दूध के पीएच मान से अधिक या दूध के पीएच मान से कम, तो जो दही का पीएच मान है ये दूध के पीएच मान से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, तो यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से कितना होता है, 6.5 से, ठीक है, 6.5 से यहाँ पर 6.9 तक होता है, ठीक है। ये दूध का पीएच मान ये वाला है, तो इससे भी कम हो गया, क्योंकि दूध तो कम खट्टा नहीं होता है, तो दही ज़्यादा खट्टा होता है, तो खट्टा तो आपको पता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पर दूध के पीएच मान से कम हो जाएगा। अधिक तो होगा नहीं, लगभग 7 भी नहीं होता, 7 से अधिक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे, यानी जो यहाँ पर प्रश्न है इसका सही जवाब आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि रक्त का पीएच मान कितना है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना। तो इसका सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका आज का कितना स्कोर रहा ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो कैसे लगी ये भी मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।